हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले तो सॉरी, काफी टाइम के गैप के बाद हम लोग आज क्लास अपनी रिज्यूम कर रहे हैं, बट डोंट वरी, अब से क्लासेस काफी हद तक रेगुलर ही होने वाली है। कुछ काम था, उसकी वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। ऑल राइट, तो टाइम तो वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा स्टार्ट करेंगे अपनी क्लासेस। अच्छा, जो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, देखो, न्यूज़पेपर में टॉपिक्स रिपीट होते रहते हैं, यू मस्ट बी नोइंग दिस, राइट। आज नहीं तो कल रिपीट हो जाते हैं। बट अगर ऐसा कोई टॉपिक है, जैसे न्यूज़पेपर में आज चेक करी थी तो एक कैंसर सेल्स पर एक आर्टिकल आया था, वो शायद हाईली अनलाइकली है कि दोबारा रिपीट हो। तो इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट थे और शायद अब रिपीट नहीं होंगे, तो वो मैं एक एक करके क्लासेस में इनकॉर्पोरेट कर लूंगी, ठीक है। तो डोंट वरी, कुछ भी मिस नहीं होने वाला। और आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला आर्टिकल है अबाउट क्या हो रहा है। 1 अक्टूबर से, कुछ टाइम पहले ही, 1 या 2 अक्टूबर को हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी अबाउट शटडाउन। शटडाउन, गवर्नमेंट शटडाउन, यूएसए वाला। ठीक है, हमने पढ़ा था कि यूएसए में एक गवर्नमेंट शटडाउन लग रहा है और वो किस वजह से होता था। हमने एक्ट भी पढ़ा था, एंटी डेफिशिएंसी एक्ट। अब जिसने क्लासेस रेगुलरली अटेंड करी हैं उनको पता होगा कि ये क्या था। जिसको नहीं पता है, थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड में दे देती हूँ, हो सकता है कोई आज ही लैंड हुआ हो नया नया। ठीक है, तो क्या था, यूएसए में क्या होता है, यूएसए में सेनेट की मंजूरी चाहिए होती है अगर आपको कोई भी बिल पास करना है, तो बिल दैट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ फाइनेंसेस, राइट। पैसा चाहिए तो सेनेट की मंजूरी चाहिए, और सेनेट में एटलीस्ट 60 वोट्स चाहिए। 100 सीट्स होती हैं, 60 वोट्स एटलीस्ट चाहिए। सो जो रिपब्लिकन पार्टी अभी है, ट्रम्प वाली पार्टी, अगर उनको कोई एक बिल पास करवाना है तो उनको एटलीस्ट 60 चाहिए। तो मतलब आप मान के चलो कि 9 से 10 वोट्स उनको बाकी पार्टीज की भी चाहिए होती है, जो मॉडरेट्स हैं या जो दूसरी पार्टी है उनकी, डेमोक्रेट्स जो है उनकी भी वोट्स चाहिए होती हैं कोई भी बिल पास करवाने के लिए। तो अभी जो करंट सिनारियो चल रहा है उसमें ट्रम्प चाहते हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं, यानी कि जो लोग बाहर से आए हैं, यहाँ पे बस गए हैं, वो हमारे रिसोर्सेज यूज ना करें। जो भी सोशल सर्विसेज यूज हो रही हैं वो एटलीस्ट उनके लिए यूज ना हो। तो ट्रम्प का ये मत है या ये थॉट प्रोसेस है। बट ऑन दी अदर हैंड, जो दूसरी पार्टी है डेमोक्रेट, जिसका पार्ट बराक ओबामा भी है, ठीक है, उन लोगों का सोचना है कि ऑल टुगेदर हम लोग इस तरह से जो सब्सिडीज या सोशल सर्विस देते थे, हम बंद नहीं कर सकते। तो कुछ ना कुछ अमाउंट में वो चालू रहनी चाहिए। तो उसको रिपब्लिकन जैसे शो करते हैं कि देखो, ये लोग इमिग्रेंट्स को, जो हमारा टैक्स पेयर का मनी है, जो हमारा पैसा है, हमारे देश का पैसा हमारे लोगों के लिए यूज होना चाहिए, वो इसको डाइवर्ट कर रहे हैं इमिग्रेंट्स के लिए। ये प्रो इमिग्रेंट्स है। ये पूरा वहां चल रहा था क्लैशेस। और अमिड दीज इन्होंने क्या कहा कि ठीक है, फिर हम गवर्नमेंट शटडाउन कर देंगे। नाउ गवर्नमेंट शटडाउन क्या होता है कि इनकी जो भी नॉन असेंशियल सर्विसेज है, ऑब्वियसली जो इमिग्रेशन काउंटर होगा इनके एयरपोर्ट्स का, या फिर जो हेल्थ सर्विसेज है, इमरजेंसी सर्विसेज, वो चलती रहेंगी, बट अदरवाइज जो भी नॉन असेंशियल सर्विसेज है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो भी लोग हैं उनको सैलरीज नहीं मिलेंगी, क्योंकि पैसा नहीं विड्रॉ हो रहा है, तो अल्टीमेटली सैलरीज नहीं मिलेंगी, तो सारी की सारी गवर्नमेंट शटडाउन, इसी को गवर्नमेंट शटडाउन कह रहे थे। सारी 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 सर्विसेज बंद हो रही हैं अल्टीमेटली। सो उस टाइम पे हमने डिस्कस करा था कि हमारे यहाँ ये क्यों नहीं होता, बिकॉज हमारे यहाँ एक सिस्टम है, वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है कि एटलीस्ट बजट का कुछ हिस्सा सरकार को दे दिया जाता है बजट पास होने से पहले। हमने ये कन्वेंशन कर रखा है कि बजट पास होने से पहले कुछ एक हिस्सा, कुछ एक अमाउंट गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा, रूलिंग पार्टी को दे दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा, ताकि वो जो सैलरीज हैं, जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है टू बी प्रिसाइज, वो चलता रहे। ये इस तरह का बैकलॉग ना आए जैसा यूएसए में आया है। इसके लिए हमने वोट ऑन अकाउंट की सुविधा रखी है, राइट। तो याद आया थोड़ा कि हमने क्या पढ़ा था। यूएसए में गवर्नमेंट शटडाउन हुआ था, सब जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज थी बंद कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि जो लोग, जिनको काम करना है करो, बिना सैलरीज के काम कर सकते हो करो, नहीं कर सकते प्लीज जॉब छोड़ दो। हम पैसा नहीं दे सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, या हमको सैंक्शन अभी के लिए नहीं हो रहा है। तो ये आइडिया था, राइट, याद आ गया होगा अभी तक। सो अब इस गवर्नमेंट शटडाउन को ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है, और ये लॉन्गेस्ट चला है अभी तक का। इससे पहले 2018 में लगा था, और वो भी फॉर्चुनेटली ट्रम्प के टाइम पे ही लगा था। ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में भी, वो समय पे भी ट्रम्प ही प्रेसिडेंट थे। तो अभी लगा है, काफी लंबा है। अब
यूजुअली क्या होता था कि कोई एक तो ये लोग मिडिल पाथ निकाल लेते थे, दोनों पार्टीज आपस में बात कर लेते थे, सेनेटर्स आपस में बात कर लेते थे, कुछ मीडिएशन होती थी एंड देन अल्टीमेटली डेडलॉक सॉल्व हो जाता था। बट क्योंकि इस बार नहीं हो रहा है, सो ट्रम्प चाहते हैं कि ये जो प्रोविजंस है ना, ये जो फिलिबस्टर की टेक्निक है, नाउ व्हाट इज दिस फिलिबस्टर, वील डिस्कस। ये जो फिलिबस्टरिंग होती है इसी को रोक दिया जाए। ठीक है, ये जो 60 वोट्स हमको चाहिए, जिसके लिए हमको अल्टीमेटली सेनेट का दूसरे जो डेमोक्रेट्स हैं उनका सहारा लेना पड़ता है, या मॉडरेट्स का सहारा लेना पड़ता है। तो ये जो 9 से 10 वोट्स की जरूरत है, इसको कम कर दिया जाए और सिंपल मेजोरिटी से ही बिल पास हो जाने चाहिए, जिससे ये इस तरह के डेडलॉक्स ना आए। तो ये ट्रम्प चाहते हैं, इसी वजह से ये न्यूज में आया था। ठीक है, सो डिस्कस करते हैं ये पूरा मुद्दा, फिलिबस्टरिंग क्या होती है और इंडिया के कंटेक्स्ट में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके, सो फिलिबस्टर, सबसे पहले तो फिलिबस्टर अगर आपको वर्ड समझना हो तो फिलिबस्टर क्या होता है, ये एक स्पैनिश वर्ड है और ये बेसिकली एक पार्लियामेंट्री टैक्टिक्स है। क्या पार्लियामेंट्री टैक्टिक्स है, इसमें क्या होता है कि जैसे हम इंडिया के कंटेक्स्ट से समझते हैं, जैसे इंडिया में क्या होता है, कोई एक बिल पास हुआ, फर्स्ट रीडिंग में तो हमारे यहाँ प्रोविजन ही नहीं है कि आप डिबेट डिस्कशन और वोटिंग कर पाए, बट सेकंड रीडिंग में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये फिलिबस्टर को इस तरह से समझ लो कि ये जो सेकंड रीडिंग रीडिंग की डिबेट डिस्कशन वोटिंग है ना, ये चलती ही जाएगी, मतलब कि प्रोलॉन्ग्ड डिबेट होता रहेगा। और ये क्यों होगा, ये डिबेट डिस्कशन क्यों हो रहा है, ताकि बिल को पोस्टपोन किया जा सके, इसका पासेज पैसेज इसका पोस्टपोन किया जा सके, इसलिए प्रोलॉन्ग डिबेटिंग चलती रहेगी। इसी को कहते हैं फिलिबस्टर, जो कि एक पार्लियामेंट्री टेक्निक है। और ये क्यों हो पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो 60 वोट्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जब तक ये 60 वोट्स नहीं मिलेंगे तब तक के लिए आप एंडलेस डिबेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है पूरा इस फिलिबस्टरिंग का। फिलिबस्टर ये होता है, ये एक पार्लियामेंट्री टैक्टिक्स है, जिसमें जब तक की जो रिक्वायर्ड वोटिंग है, जैसे यहाँ पे 60 वोट्स जब तक नहीं मिल जाते तब तक आप एंडलेस डिबेटिंग कर सकते हैं। ये ब्रिटेन में भी है, ये हमारे यहाँ नहीं है, ब्रिटेन में है। हमारे यहाँ थोड़े अलग तरीके हैं। हमारे यहाँ क्या तरीके हैं, चलो वही देख लेते हैं पहले। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ अगर किसी ओपोजिशन को थोड़ा डिले करना है, कि ओपोजिशन चाहती है कि ये बिल पास ना हो, सबसे पहले तो हमारे यहाँ अगर तो देखो बजट पास नहीं हो रहा है, तो वो तो क्या है, फिर फॉल ऑफ द गवर्नमेंट एक तरह से इसको मान लिया जाएगा कि बजट नहीं पास हो रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है सरकार के पास, और फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा और फॉल ऑफ गवर्नमेंट अल्टीमेटली। यूएसए में ऐसा नहीं है, सो इनके यहाँ ये इसीलिए ऐसा हो पा रहा है। हमारे यहाँ तो देखो बजट पास हो ही जाता है अगर सरकार के पास मेजोरिटी हो, बट चलो ठीक है, मान लिया कि सरकार के पास इतने नंबर्स नहीं है कि वो बजट पास करवा पाए, तो सरकार जो ओपोजिशन है उसमें वो क्या क्या कर सकती है, क्या वो ये फिलिबस्टर कर सकती है एक तरह से। हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिखा जाता, मतलब सामने से नहीं लिख दिया है कि फिलिबस्टर होगा, बट हमारे यहाँ क्या है, वॉकआउट्स होते हैं, जो अभी इस सेशन में भी हमने फ्रीक्वेंटली देखे, मॉनसून सेशन में भी वॉकआउट्स होते हैं, फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स होती हैं। फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स, जो ओपोजिशन है वो इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी कि अल्टीमेटली जो चेयरमैन है या जो स्पीकर है उनको सेशन एडजर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा होता है हमारे यहाँ, फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स होती हैं, या फिर वॉकआउट्स हो जाते हैं, या फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर याद आया, पॉलिटी कितने रिवाइज कर ली है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर याद करो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर यानी कि जिसमें ओपोजिशन क्या करेगी, प्रिविलेजेस का हवाला देगी कि देखो यार, ये तो ब्रीच हो गया, यहाँ पे कोरम नहीं था, या कन्वेंशन ये नहीं कहती, या फिर जो बिल पास करने का तरीका है वो ये नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी एक लूप होल निकाल के पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स फ्रीक्वेंटली पास करते रहना कि देखो ये गलत हुआ, कोरम नहीं था, ये बिल इस तरह से पास नहीं होना था, इसको तो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए था, इस तरह की टेक्टिक्स। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर की अगर हम रूल्स की बात करें तो रूल 376 है, रूल 376 है लोकसभा में, रूल 376 है लोकसभा में, और रूल 258 है राज्यसभा में। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर से डील करते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह की कुछ टेक्निक्स है, बट फिलिबस्टर पर से हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, फिलिबस्टर हमने समझ लिया कि क्या है, बट देखो, सेनेट की एक प्रैक्टिस है, सेनेटर्स के पास ये होता है, ब्रिटेन में भी सेनेटर्स के पास है, और यूएसए में भी सेनेटर्स के पास है, और आई थिंक स्पेन में भी है, स्पेन में भी सेनेटर्स के पास ही है। अगर आप फिलिबस्टर का
मीनिंग अगर हमको समझना हो तो उसमें क्या है कि किसी तरह से रोक लगाना, मतलब ठीक है, एंड तक, टिल यू डाई, स्पीकिंग टिल यू डाई, इस तरह की इसकी ट्रांसलेशन आती है कि जब तक, ऑब्वियसली लिटरल मीनिंग नहीं है कि टिल यू डाई वाला, बट एक तरह से समझो कि जब तक 60 वोट्स नहीं मिल सकते तब तक बोलते जाओ बोलते जाओ। और इसका एक रिकॉर्ड भी है एक्चुअली कि जो मिस्टर स्मिथ है इन्होंने आई थिंक 24 घंटे 18 मिनट इतना कुछ बोला था। 24 घंटे 18 मिनट का इनका हाईएस्ट रिकॉर्ड है कि इन्होंने इतनी लंबी डिबेटिंग करी थी ताकि बिल पास ना हो, बट अल्टीमेटली बिल पास हो गया था, बट स्टिल दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिलिबस्टर। और ये क्यों किया जाता है? ताकि जो माइनॉरिटी पार्टी है उनको एक वीटो लाइक पावर मिल सके लेजिस्लेशन में। देखो जैसे यूएसए एग्जांपल लो, रिपब्लिकन्स हैं, डेमोक्रेट्स हैं, तो इस समय पे जो डेमोक्रेट्स हैं वो माइनॉरिटी में है, उनके पास इतने नंबर्स नहीं है। बट अगर रिपब्लिकन्स को कोई भी बिल पास करवाना है तो क्योंकि ये 60 वोट्स की जरूरत होती है, तो कुछ 9 से 10 वोट्स यहाँ से आने चाहिए ताकि बिल पास हो जाए। तो यहाँ से जो ये माइनॉरिटी है या जो ओपोजिशन आप कह सकते हैं, माइनॉरिटी कह सकते हैं, उनके पास वीटो लाइक पावर है कि जब तक आप हमसे मध्यस्थता नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, हम पास ही नहीं करेंगे। और इसकी वजह से ये फ्रीक्वेंट शटडाउन, गवर्नमेंट शटडाउन यूएसए में लगते हैं, हमारे यहाँ नहीं लगते। ठीक है, तो originated in mid 19th century, popularized through historic episodes like ये जो मैंने आपको एग्जांपल अभी बताया। मॉडर्न यूज में क्या होता है, जैसे यूएसए में जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स थी उनको ब्लॉक करने के लिए इनका यूज होता था, या बजट बिल्स या आइडियोलॉजिकल लेजिस्लेशन। अभी भी ये एक्चुअली आइडियोलॉजिकल लेजिस्लेशन ही आप इसको मान सकते हैं कि एक पार्टी चाहती है कि इमिग्रेंट्स को यार सोशल सर्विस तो दे देनी चाहिए। रिपब्लिकन कह रहे हैं कि हम अपना पैसा क्यों वेस्ट करें इन पे, इनको नहीं मिलनी चाहिए सोशल सर्विसेज भी, या जो भी हमारी हेल्थ सर्विसेज है वो भी इनको नहीं मिलनी चाहिए। तो ये पूरा अभी मुद्दा चल रहा है जिसकी वजह से ये हो रहा है। और अच्छा, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए इन्होंने इसको कर्टेल कर दिया है, और ट्रम्प यही चाहते हैं कि ऑल टुगेदर ही इसको हटा दो। ठीक है, ये जो फिलिबस्टर की पावर एक गवर्नमेंट के पास है, सेनेट के पास है, इसको हटा दो। लिंक टू द यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, ये मैंने आपको बता दिया कि किसी भी फंडिंग को पास करने के लिए इनको 9 से 10 डेमोक्रेटिक वोट्स चाहिए। डेमोक्रेटिक वहां पार्टी है तो उस हिसाब से डेमोक्रेटिक वोट कहा जा रहा है। ठीक है, ये हमने समझ लिया। तो इससे क्या होता है, लेजिस्लेटिव ग्रिडलॉक, फंडिंग लैप्स और पार्शियल गवर्नमेंट शटडाउन, जैसे अभी 1 महीने से वहां हुआ हुआ है। तो ट्रम्प ये चाहते हैं कि सिंपल मेजोरिटी से ही इसको पास कर लिया जाए किसी भी बिल को, ताकि ये जो लिवरेज इनको मिल जाता है सेनेटर्स को वो ना मिले। अब ट्रम्प की खुद की पार्टी भी ये नहीं चाहती। ठीक है, ये ट्रम्प चाहते हैं कि ये फिलिबस्टर को हटा दो, बट ट्रम्प नहीं चाहता। इनके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फिलिबस्टरिंग का मेंशन नहीं है, बट ये एक कन्वेंशन है जो डेवलप हो रखी है। सेनेटर्स ने खुद के लिए ये कन्वेंशन डेवलप करी है, और अगर सेनेटर्स चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे उन्होंने जुडिशियल अपॉइंटमेंट के केस में किया भी है। और यही ट्रम्प चाहते हैं कि रिमूव कर दिया जाए, बट उनकी खुद की पार्टी भी कुछ खास अलाइंड नहीं है ये करने के लिए। उनकी खुद की पार्टी का मानना है कि चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए जरूरी है, क्योंकि उनको पता है कि अभी हम मेजोरिटी में है, कल को हम माइनॉरिटी में आएंगे। राइट, कल को जब हम माइनॉरिटी में आएंगे तो हम फिर कैसे इनके साथ मध्यस्थता करेंगे या कैसे इनके साथ कंसेंसस बिल्ड करेंगे? वो तभी हो पाएगा जब हमारे पास इस तरह की वीटो पावर एग्जिस्ट करे। ठीक है। अ, ये एक एडिशनल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है दैट फिलिबस्टर मैटर क्यों करता है, माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी मॉडरेट सेनेटर्स हैं उनको पावर मिल जाती है। ये जो 9 से 10 लोग हैं इनके पास ये फिर डिसाइड करते हैं कि किस तरफ को बाजी जाने वाली है। बट इट इज अ मेजर कॉज बिहाइंड पोलराइजेशन ड्रिवन ग्रिडलॉक, जैसा अभी हो रहा है प्रेजेंट सिनेरियो। कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, एक प्रोसीजरल रूल है जो सेनेट ने खुद ही बनाया है, और इट कैन बी चेंज्ड बाय अ सिंपल मेजोरिटी वोट, जिसको न्यूक्लियर ऑप्शन कहा जाता है। डू यू नो व्हाट इज अ न्यूक्लियर ऑप्शन? न्यूक्लियर ऑप्शन फेज किसके लिए यूज किया जाता है? देखो, अगर इस कंटेक्स्ट में हम बात करें तो इनके लिए न्यूक्लियर ऑप्शन है कि जो 60 वोटिंग है, 60 वोट्स की रिक्वायरमेंट है, उसको कम करके सिंपल मेजोरिटी पे ला दिया जाए। दैट विल बी न्यूक्लियर ऑप्शन फॉर देम। बट न्यूक्लियर ऑप्शन फ्रेज अगर हम देखें तो न्यूक्लियर ऑप्शन का मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम है और उसके लिए सबसे एक्सट्रीम वाला सोल्यूशन निकालना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में दर्द थी, तो आपने बजाय कि आप पेन किलर खा लेते, आपने क्या किया, अपना हाथ ही कटवा दिया। तो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी अ न्यूक्लियर ऑप्शन। ठीक है।
तो रीसेंट मॉडिफिकेशन में 2013 में इन्होंने लोअर कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए इसको बंद किया था कि फिलिबस्टरिंग नहीं होनी चाहिए। साथ में सुप्रीम कोर्ट की नॉमिनेशंस के लिए, ये इनका घरेलू मुद्दा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए फिलिबस्टरिंग इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा दिमाग में रखना कि क्या होता है। पार्लियामेंट्री टैक्टिक्स है, यूएसए में भी यूज आजकल हो रही है, काफी ज्यादा न्यूज में था इनका गवर्नमेंट शटडाउन। और इनका गवर्नमेंट शटडाउन होता कैसे है? एंटी डेफिशिएंसी एक्ट। एंटी डेफिशिएंसी एक्ट, ये एक्ट इनको एम्पावर करता है इस तरह के गवर्नमेंट शटडाउन्स लगाने के लिए। और हमारे इंडिया में नहीं होते हैं इस तरह के, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वोट ऑन अकाउंट एग्जिस्ट करता है। देखो, कुछ समय के लिए, एटलीस्ट 2-3 महीने के लिए तो हमको इतनी जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती, अगर बजट पास ना भी हो तो भी वोट ऑन अकाउंट है। दूसरे, बजट यूजुअली पास हो ही जाता है इस तरह की, अगर नंबर्स गवर्नमेंट के पास है, और अगर नहीं है तो अल्टीमेटली सरकार गिर ही जाएगी, फिर इस तरह के शटडाउन्स नहीं लगेंगे। इम्पैक्ट ऑन यूएस डोमेस्टिक पॉलिसी, गन कंट्रोल लॉज, वोटिंग राइट लेजिस्लेशन, इमिग्रेशन रिफॉर्म्स, क्लाइमेट बिल्स, अफोर्डेबल केयर एक्ट मॉडिफिकेशन। यही है वो कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनको अफोर्डेबल केयर केयर मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनके लिए बाय पार्टीसन सपोर्ट चाहिए, मतलब दोनों ही पार्टीज का सपोर्ट चाहिए, जो कि रेयर है आज के सिनेरियो में। ठीक है, तो इस वजह से शटडाउन पॉलिटिक्स हो जाती है, और ये फ्रीक्वेंटली यूएसए में होती रहती है। ठीक है, क्योंकि यूएस फेडरल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन अप्रोप्रिएशन बिल रिक्वायरिंग एनुअल पैसेज। अप्रोप्रिएशन बिल हमारे यहाँ भी होता है, बजट का जो असलियत नाम है, असलियत में नाम है, वो अप्रोप्रिएशन बिल ही होता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। ये होपफुली टॉपिक आपको समझ आया होगा, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। अच्छा, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, कुछ खास नहीं है, बस डेटा है, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक्चुअली। यूरिया पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, होपफुली याद है आप लोगों को। सेंसिवली हमने एक दिन काफी टाइम लगा के इसको डिस्कस करा था, मैं डिस्कस कर लूंगी अभी भी, बट पहले और टॉपिक्स देख लेते हैं। तो देर इज दिस आर्टिकल अबाउट क्लाउड सीडिंग इन विंटर्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन इज अ बैड साइंस। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की गई पहली बार अभी कुछ समय पहले ही, आई थिंक 28th को की गई थी क्लाउड सीडिंग। और इससे पहले इंडिया में महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन एरियाज में क्लाउड सीडिंग हुई है और काफी सक्सेसफुल भी रही है। फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका में तो देर वॉज दिस प्रोग्राम, वर्षाधारी प्रोग्राम था, बट दिल्ली में इतनी ज्यादा सक्सेसफुल ये नहीं हुई। और इसी एक्सपर्ट एक्सप्लेन्स, जो इनका सेक्शन है उसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये क्यों नहीं थी, या दिल्ली के लिए ये क्यों फिजिबल नहीं था, या ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो क्लाउड सीडिंग क्यों इतनी फिजिबल नहीं होती। तो दिल्ली का केस ये है, देखो, जो महाराष्ट्र और कर्नाटका वाला एरिया है वहां क्यों किया गया, क्योंकि ड्रॉट प्रोन एरियाज थे, तो ड्रॉट और जो वाटर स्कार्सिटी है उससे डील करने के लिए क्लाउड सीडिंग की गई ताकि बारिश हो जाए। बट दिल्ली का केस थोड़ा अलग था, दिल्ली में था कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो वेरी पुअर था, तो उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए, जैसे विंटर्स में हमेशा से हमको ये स्मॉग और ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है, उनसे टैकल करने के लिए टेम्पररी रिलीफ के फॉर्म में ये आइडिया आया था कि क्लाउड सीडिंग कर लेते हैं, थोड़ा हवा थोड़ा सांस लेने लायक हो जाएगी। ठीक है, सो सबसे पहले तो क्लाउड सीडिंग होती क्या है? क्लाउड सीडिंग क्या है? ये एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है जहां पे सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, इस तरह के पार्टिकल्स को यूज किया जाता है ताकि क्लाउड सीडिंग के लिए, ताकि जो मॉइस्चर है वो इनके अराउंड कंडेंस हो सके। सबसे पहले तो इसमें हमको क्लाउड सीडिंग समझने के लिए हमको पता होना चाहिए कि बारिश होता कैसे है, या बादल बनते कैसे। क्लाउड्स क्या होते हैं? कुछ नहीं, इनमें मासेस है, जिसमें टाइनी पार्टिकल्स ऑफ वाटर, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ वाटर या रेन, स्नो, सॉरी, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड मॉइस्चर इसमें होते हैं, जो अल्टीमेटली फिर प्रेसिपिटेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो। यही है। और अगर देखें हम कि बादल बनते कैसे हैं, तो उसका फिनोमिनन हमने पढ़ा हुआ है, बहुत समय से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, छोटे छोटे जब हम थे तब से ही। इवेपोरेशन होती है। इवेपोरेशन इज व्हाट? लिक्विड से गैसियस स्टेट में। सो जो एयर है वो राइज होती है, वार्म एयर राइजेस। ठीक है, वार्म एयर राइजेस एंड देन अल्टीमेटली नॉर्मल लैप्स रेट लगता है, बिकॉज विद एल्टीट्यूड क्या होता है, टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होता है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर
फटने की वजह से अल्टीमेटली कंडेंसेशन होती है। नाउ व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन है गैसियस से अल्टीमेटली लिक्विड में फिर से चेंज होना, दैट इज व्हाट कंडेंसेशन इज। बट कंडेंसेशन होने के लिए क्या चाहिए? देर इज अ नीड फॉर सी सी एन, क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। ठीक है, क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की जरूरत है। क्लाउड जब हमने पढ़ा भी है तो हमने क्या पढ़ा है कि एक पार्टिकल होगा, चार्ज पार्टिकल होगा, जिसके अराउंड अल्टीमेटली मॉइस्चर आके इकट्ठा होगा। और फिर जब क्लाउड्स में इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जिनके अराउंड मॉइस्चर आके इकट्ठा होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं ये बड़े होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, देन अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये क्लाउड्स इनको होल्ड नहीं कर पाएंगे और फिर क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होगी। फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि रेन होनी है या स्नो होनी है। ठीक है, तो यही होता है क्लाउड। इसके लिए क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की जरूरत होती है जिसके अराउंड देन कंडेंसेशन होगी। देखो, मॉइस्चर है, इवेपोरेशन हुई, वार्म एयर जो थी वो राइज करी। अब इस वार्म एयर क्या है? दिस वार्म एयर कैरीज मॉइस्चर, राइट? दिस वार्म एयर कैरीज मॉइस्चर। अब वो मॉइस्चर जो है, जो जैसे ही थोड़ा नॉर्मल लैब स्टेट लगेगा, एल्टीट्यूड पे जाएगा, तो ठंड जैसे ही होगी अल्टीमेटली, तो जो मॉइस्चर है वो फिर से गैसियस से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब वो जैसे उसने लिक्विड फॉर्म में आना है, बट इसको लिक्विड फॉर्म में आने के लिए या फिर इसको क्या चाहिए सेटल डाउन होने के लिए, या इसको इस तरह का क्लाउड बनाने के लिए इसको क्या चाहिए? एक न्यूक्लियाई तो चाहिए, सरफेस तो चाहिए जहां पे ये कंडेंसेशन कर सके। कंडेंसेशन के लिए एक सरफेस चाहिए, राइट? उसी को हम कहते हैं क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। और वही क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई ये जो क्लाउड सीडिंग है इससे हम देते हैं। ठीक है, होपफुली सब चीजें टुगेदर आ रही हैं, समझ आ रहा है कि क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। बारिश का फिनोमिनन हमको पता है, इवेपोरेशन होती है, वार्म एयर राइजेस, राइज होके वो ऊपर पहुंचेगी एल्टीट्यूड में, जैसे ही नॉर्मल लैब स्टेट लगेगा थोड़ा ही ठंड आएगी, जैसे ही जो वार्म एयर है वो कोल्ड होगी, तो जो मॉइस्चर है उसको होल्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि वार्म एयर बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड होती है, कोल्ड एयर कॉम्पैक्ट होती है, वो इतना ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएगी। ठीक है, और कोल्ड होने के टाइम पे क्या होगा? कंडेंसेशन होगी, एंड कंडेंसेशन इज व्हाट? गैसियस से लिक्विड की फॉर्म में आना। अभी लिक्विड की फॉर्म में आने के लिए इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बादल बनना। लेकिन बादल बनने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक न्यूक्लियाई होना चाहिए, जिसको हम कह रहे हैं सीसीएन, क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। ठीक है, ये तो रही नॉर्मल प्रोसेस। अब क्लाउड सीडिंग में हम लोग क्या करते हैं? ये इस तरह के सब्सटेंसेस जैसे सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या फिर ड्राई आइस, इनको स्प्रे किया जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ एयरक्राफ्ट या फिर स्प्रेस। इनका यूज करके इनको डिस्पर्स किया जाता है एटमॉस्फेयर में। तो ये क्या करते हैं? ये सीसीएन का काम करते हैं, क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई का काम करेंगे। अब जो मॉइस्चर है आसपास का, वो क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली मॉइस्चर इनमें आके इकट्ठा हो जाएगा। ये जो टाइनी पार्टिकल था सीसीएन जिसको हम कह रहे थे, मॉइस्चर आता रहेगा, ये पार्टिकल बड़ा होता जाएगा, एंड देन अल्टीमेटली क्या होगा? प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो दिस इज व्हाट क्लाउड सीडिंग इज। आइडियली ऐसा होना चाहिए। बट आपको एक चीज समझ आई हो तो, क्लाउड सीडिंग से क्या समझ आया? मुझे मुझे इतना समझ आया कि क्लाउड सीडिंग से मुझे ये समझ आया है कि व्हाई इज इट नॉट वर्किंग। अच्छा, तो क्लाउड सीडिंग से मुझे ये समझ आया है कि क्या कर रही है क्लाउड सीडिंग? बेसिकली ये न्यूक्लियाई का काम कर रही है। ठीक है, क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई का काम कर रही है, बट क्लाउड्स बनने के लिए मुझे मॉइस्चर की भी जरूरत पड़ेगी। कूलिंग ऑफ क्लाउड बनने के लिए तीन कंडीशंस मैंने देखी, या मैं समझ पाई तीन कंडीशंस। तो सबसे पहले तो हाँ, एक क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की जरूरत है। दूसरी जरूरत है मॉइस्चर की। मॉइस्चर कहाँ से आ रहा था? ये जो वार्म एयर ऊपर जा रही थी, यहाँ से मॉइस्चर अल्टीमेटली आ रहा था। मॉइस्चर होना चाहिए हवा में, तभी क्लाउड्स बन पाएंगे। अभी तो वो, ठीक है, वहीं से मॉइस्चर की सप्लाई आएगी। तो मॉइस्चर की जरूरत है, क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की जरूरत है, और जरूरत है कि जो एयर है वो कूल हो जाए, मतलब उसका ड्यू पॉइंट बेसिकली आ जाए। जो हम कंडेंसेशन की बात कर रहे थे, उसको क्या कह सकते हैं आप? अगर आपको साइंटिफिक तरीके से बोलना हो तो ड्यू पॉइंट, मतलब एयर का कूलिंग पॉइंट या ड्यू पॉइंट पे उसको पहुंचना जरूरी है, जहां के
जहां के बाद वो कहेगी कि अब मैं मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती, मुझे अगर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर मिल जाए तो मैं बादल बनाऊं। ठीक है, अब मैं और गैसियस फॉर्म में नहीं रह सकती, मुझे क्या करना है, मुझे लिक्विड स्टेट पे आना है। दिस इज व्हाट ड्यू पॉइंट इज। ठीक है, तो क्लाउड सीडिंग से मुझे एक चीज समझ आई कि सीसीएन का काम ये कर रहा है, बट मॉइस्चर और ड्यू पॉइंट, चलो ड्यू पॉइंट भी आ जाएगा, जैसे ही नॉर्मल लैब स्टेट लगेगा ड्यू पॉइंट आ जाएगा, बट मॉइस्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मॉइस्चर होना चाहिए, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग, और क्लाउड सीडिंग में क्या होता है कि प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब इस तरह की क्लाउड सीडिंग की जाती है तो जरूरी होता है कि एटलीस्ट सीरस क्लाउड्स हों। अब ये सीरस क्लाउड्स हैं जहां पे बहुत सारे मॉइस्चर इन्होंने कैरी किया हुआ है, या इस तरह के टाइनी पार्टिकल्स यहाँ पे है। तो जैसे ही आप इस तरह के न्यूक्लियाई प्रोवाइड करेंगे, ये जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई में आके ये सभी जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर लेडन पार्टिकल्स इसके साथ आके अटैच हो जाएंगे और फिर बड़ा होते होते प्रेसिपिटेशन करेंगे। बट आप देख पा रहे हैं कि इसके लिए प्रे एग्जिस्टिंग क्लाउड्स की जरूरत है। तो जब हम, ऐसा नहीं है कि हम ऑर्डर कर रहे हैं बारिश को, हम ऑर्डर नहीं कर सकते, या हम एक्टिंग लाइक गॉड, हम गॉड नहीं बन सकते, बिकॉज क्लाउड सीडिंग के लिए एग्जिस्टिंग बादल चाहिए, साथ में मॉइस्चर चाहिए। आप सीसीएन तो दे रहे हैं, न्यूक्लियाई दे रहे हैं, अगर मॉइस्चर ही नहीं होगा तो फिर वो सीसीएन करेगा क्या? सो दिस इज द प्रॉब्लम, और दिल्ली के कंटेक्स्ट में यही प्रॉब्लम है। ठीक है, आप देखते हैं, होपफुली क्लाउड सीडिंग समझ में आ गया, क्लाउड्स बनते कैसे हैं, क्लाउड सीडिंग क्या है समझ आ गया। आप देखते हैं कि दिल्ली के कंटेक्स्ट में क्या प्रॉब्लम एक्चुअली है। देखो, ये तभी काम करेगी जब सूटेबल क्लाउड्स होंगे, हाइग्रोस्कोपिक और वार्म रेन क्लाउड्स। हाइग्रोस्कोपिक कौन से, जो बेसिकली वाटर अट्रैक्टिंग, ठीक है, जो अट्रैक्ट हुए, वाटर अट्रैक्टिंग मॉइस्चर, वाटर अट्रैक्टिंग पार्टिकल्स को कहेंगे आप हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, मॉइस्चर अट्रैक्टिंग, और साथ में वार्म रेन क्लाउड्स, ये सब होना जरूरी है, या फिर सुपर कूल क्लाउड्स। सुपर कूल क्लाउड्स क्या होते हैं, होपफुली ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। सुपर कूल क्लाउड्स क्या होते हैं, जिसका अब लिक्विड है, उनका टेम्परेचर सब जीरो है, बट वो आइस क्रिस्टल क्यों नहीं बन पा रहे, क्योंकि उनको कोई एक सरफेस नहीं मिल रहा है। जैसे ही उनको सरफेस मिल जाएगा वो आइस क्रिस्टल में चेंज हो जाएंगे। तो ये आइडिया होता है सुपर कूल क्लाउड्स का। तो इस तरह के क्लाउड्स ऑलरेडी होने चाहिए, मॉइस्चर ऑलरेडी होना चाहिए, ताकि क्लाउड सीडिंग जो हमने करी है वो काम कर जाए। ठीक है, तो लिमिटेशंस क्या क्या है, हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड जो है वो रेयर होते हैं विंटर में। सबसे पहले तो मॉइस्चर ही इतना नहीं होता, विंटर की जो एयर भी है वो काफी ड्राई होती है। विंटर्स में यूजुअली हाई प्रेशर होता है, स्टेबल कंडीशंस होती हैं। आई होप यू नो कि हाई प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू स्टेबल कंडीशंस, और लो प्रेशर मतलब अनस्टेबिलिटी। ठीक है, तो हाई प्रेशर वैसे ही होता है, मॉइस्चर इतना ज्यादा हवाओं में नहीं होता, तो आप क्लाउड सीडिंग करेंगे भी तो क्लाउड बनने के जो तीन पैरामीटर्स थे, सीसीएन, मॉइस्चर और तीसरा ड्यू पॉइंट, तो वो आप जो मॉइस्चर वाला पार्ट है वो नहीं अचीव कर पाएंगे। सिर्फ अगर हम हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड्स की बात करें तो सिर्फ 5% होते हैं नॉर्थ इंडिया में, या 1% होते हैं ड्यूरिंग नवंबर जनवरी, जब हमको क्लाउड सीडिंग की जरूरत होती है, हमको एक्यूआई मैनेज करना होता है, या जब पॉल्यूशन हाईएस्ट होता है। बट क्लाउड सीडिंग के लिए एटलीस्ट 50 to 60% प्रेजेंस चाहिए इन हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड्स की। इसी वजह से दिल्ली में ये ऑफन, मतलब ये फेल कर गया है, ये जो, और इतना ज्यादा फिजिबल नहीं है ये। राइट टाइप ऑफ क्लाउड्स चाहिए, मस्ट कोइंसाइड विद द डे ऑफ एक्यूआई स्पाइक। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्यूआई स्पाइक हुआ था, वेरी पुअर था, हमको इसको पुअर से थोड़ा सा ठीक करना है। बट इसी दिन बादल होंगे इसकी क्या गारंटी है, तो इन दोनों को कोइंसाइड करना बहुत जरूरी है, ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है। एक तो हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड्स होते ही नहीं है, सिर्फ 5% या 1% की प्रोबेबिलिटी होती है कि हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड्स हो। दूसरे अगर हो भी तो उनमें मॉइस्चर इतना ज्यादा नहीं होता। तो मॉइस्चर, और मॉइस्चर उसी दिन हो जिस दिन हमको हमारा एक्यूआई स्पाइक किया है, ऐसा भी जरूरी नहीं है, राइट। फिर इनका कहना है कि देर इज नो रियल पॉल्यूशन रिडक्शन। देखो दिल्ली की एक्यूआई में क्या हुआ, जैसे ही क्लाउड सीडिंग की गई तो वेरी पुअर से पुअर बस वो आया, इसको एक खास फर्क नहीं आया। और जो PM2.5 लेवल्स है, दे आर प्राइमरीली ड्रिवन बाय व्हीकुलर एमिशंस। और ये क्यों होता है, अब विंटर्स में ही इसलिए क्यों इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आती है, व्हीकुलर एमिशन तो ऑल राउंड द ईयर रहता है, बट विंटर्स की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इन्वर्जन लेयर होती है, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर इन्वर्जन की दिक्कत विंटर्स में हो जाती है। यूजुअली ये होता है कि जो अर्थ का सरफेस है उसके पास में वार्म एयर होगी,
ठीक है। अब ये वार्म एयर राइज होगी, देन जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी वेहिकुलर एमिशन हुआ है, वो अल्टीमेटली डिस्पर्स होते जाएंगे। वो जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स होते जाएंगे। वर्टिकल मिक्सिंग इसको कहा जाता है। व्हाट इज वर्टिकल मिक्सिंग? वार्म एयर है, जैसे जो सरफेस के पास वाली एयर है वो वार्म है, वो राइज करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, आसपास से हाई प्रेशर यहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, वॉइड क्रिएट हुआ है, उसको भरने के लिए आएगा। जैसे ही ऊपर जाएगी, यहाँ हाई प्रेशर होगा, देन अल्टीमेटली ऑफ शूट्स बनेंगे। तो ये तो सेल आपको पता ही है कि इस तरह का होता है। बट विंटर्स की प्रॉब्लम क्या है कि विंटर्स में जो सरफेस के पास टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण सरफेस के पास क्या होता है? कोल्ड एयर। अब जो कोल्ड एयर है वो भारी होती है, उसका स्वभाव उठना नहीं है। वार्म एयर बीइंग लाइटर, वो उठ जाती है, वो राइज करती है। कोल्ड एयर तो नहीं उठती। तो यहाँ पे क्या हाई प्रेशर वैसे ही क्रिएट हुआ है। तो ये जो वर्टिकल मिक्सिंग अल्टीमेटली हो रही थी वो नहीं हो रही। अब इसके कारण यहाँ हाई प्रेशर है और ऊपर है वार्म एयर, जिसके कारण है लो प्रेशर। या फिर क्या कह सकते हो कि एक वार्म एयर ने लिड सॉर्ट ऑफ लगा दी है कि ये जो हवा यहाँ पे ट्रैप होके रह गई है, जो पॉल्यूटेंट्स भी यहाँ ट्रैप हो गए, जो अल्टीमेटली डिस्पर्स हो जाते थे पहले। तो ये प्रॉब्लम विंटर्स में आती है इसी की वजह से। अदरवाइज तो वेहिकुलर एमिशन हमेशा ही है, बट विंटर्स में थोड़ा ज्यादा एग्रीवेट ये प्रॉब्लम हो जाती है। समझ आ गई बात? यूजुअली वार्म एयर नीचे और कोल्ड एयर ऊपर, बट इन्वर्जन में क्या, कोल्ड एयर नीचे, वार्म एयर ऊपर। अब कोल्ड एयर तो बेचारी उठेगी नहीं, वैसे ही इतनी भारी है, वो नहीं उठ पाती। और वार्म एयर ने ऊपर से ढक्कन सॉर्ट ऑफ लगा दिया कि अब तुम उठ के बता दो जरा। तो ये प्रॉब्लम आती है। अब जब कोल्ड एयर नीचे है, वेहिकुलर एमिशन जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो सब कुछ नीचे ट्रैप होकर रह गया है, फिर वो स्मॉग जैसी कंडीशन सारी बन जाती है। होपफुली क्लियर हो रहा है जो समझा रही हूँ। अगर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। अब कह रहे हैं कि कोई रियल पॉल्यूशन रिडक्शन इससे नहीं होती। वेरी पोअर से पुअर की तरफ आई। सॉरी। अब अगर ड्रिजल हो भी जाए, थोड़ी बहुत बारिश अगर हो भी गई, तो वो फिर इतनी सब्सटैंशियल नहीं होती कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको वॉश आउट कर सके। इसके लिए क्लाउड सीडिंग को अगर पॉल्यूशन के लिए आप यूज करें तो उसके लिए सस्टेन्ड रेनफॉल चाहिए। ठीक है, सस्टेन्ड रेनफॉल की जरूरत है, और जो कि दिल्ली जैसे एरिया में नहीं देखी जाती, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, बिकॉज ऑफ लेसर नंबर ऑफ हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड्स। ठीक है। अब और लाइटर प्रेसिपिटेशन से क्या होता है, कंडीशन और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। अब ह्यूमिडिटी की वजह से जो फाइन पॉल्यूटेंट्स थे वो और ज्यादा कोगुलेट और मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से पीएम लेवल्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है। दूसरा, इसका अगर ये सक्सेसफुल हो भी गई तो भी इसके जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है। ठीक है। कोई परसिस्टेंट इंप्रूवमेंट आप नहीं कर रहे हैं। कुछ समय के लिए आपने बारिश करवाई, जो पॉल्यूटेंट्स है वो सेटल डाउन हुए, थोड़ी एयर सांस लेने लायक हुई, देन अल्टीमेटली फिर से व्हीकुलर एमिशन होगा, फिर से वही कंडीशंस बन जाएंगी। तो ये शॉर्ट लिव्ड है इसके इफेक्ट्स। ठीक है। और जो रियल इशू है उसको एड्रेस करने की जरूरत है। देर आर सर्टेन सिस्टेमिक ड्राइवर्स ऑफ पॉल्यूशन, जैसे कि वेहिकुलर एमिशन है जो 40% कॉन्ट्रीब्यूट करता है पीएम 2.5 में। देन ड्रॉप रेजिड्यू बर्निंग, जो हम स्टबल की बात करते हैं। देन फायर वर्क्स ड्यूरिंग दिवाली, या फिर विंटर इन्वर्जन, जो अभी मैंने आपको समझाया। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है, ये सिस्टेमिक ड्राइवर्स है पॉल्यूशन के, जिनको टैकल करने की जरूरत है। सिर्फ ये क्लाउड सीडिंग से इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो आर्टिकल का पूरा अगर आपको क्रक्स समझना हो तो वो ये है कि हमको ये टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस करने के बजाय कुछ लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। ठीक है। हमको साइंटिफिक इवैल्यूएशन करने की जरूरत है, सोर्स बेस्ड मिटिगेशन की जरूरत है। मतलब अगर वेहिकुलर एमिशन है तो उसको वहीं पे रोको, डस्ट की वजह से कुछ हो रहा है तो उसको वहीं रोको, कंस्ट्रक्शन की वजह से। ये इस तरह के टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस काम नहीं करेंगे, जैसे स्प्रेज कर दिए जाते हैं, ये इतना ज्यादा काम नहीं करते। हमको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज की जरूरत है, ऐसा इस आर्टिकल में कहा है। वाई क्लाउड सीडिंग इज अनसूटेबल फॉर विंटर्स? एक तो मीटेरोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स जो हमने कहा देख लिया कि लैक ऑफ सूटेबल क्लाउड टाइप्स, लो ह्यूमिडिटी, लो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन। स्पेसिफिक साइंटिफिक लिमिटेशन में क्या है कि सबसे पहली चीज जो समझने की जरूरत है, क्लाउड सीडिंग से क्लाउड्स नहीं बनते। क्लाउड्स होने चाहिए, ऑलरेडी मॉइस्चर होना चाहिए। अगर मॉइस्चर होगा, ये तो क्या कर रहे हैं, ये एक एडिशनल न्यूक्लियाई बस प्रोवाइड कर दे रहे हैं। अब इस न्यूक्लियाई के अराउंड मॉइस्चर आके इकट्ठा होगा, पार्टिकल्स और ज्यादा बड़े होंगे, एक तरह से सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं। बादल ये नहीं बनाता। ठीक है। सिर्फ ये एग्जिस्टिंग वंस को एनहांस करता है, और थोड़ा बारिश को एम्पलीफाई एनहांस करने का काम कर सकता है, खुद से बादल नहीं बना सकता। But winter clouds often lack supercooled water and not responsive to nucleation agents. Then there is
पॉलिसी मिसअलाइनमेंट, क्विक फिक्स अप्रोच हमारी है कि आज अगर एक्यूआई बढ़ा है तो आज बारिश करवा देते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता है, राइट? हमको जो सोर्सेज हैं उनको टैकल करने की जरूरत है, ठीक है। आई होप आर्टिकल क्लियर हुआ। आर्टिकल इतना ही था। अब ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट वॉश आउट की मैकेनिज्म क्या होती है, जिसको रेन स्कैवेंजिंग कहते हैं। क्लाउड सीडिंग यही रेन स्कैवेंजिंग का काम करती है, या नॉर्मल बारिश भी रेन स्कैवेंजिंग का काम करती है। तो रेन से पॉल्यूटेंट्स रिमूव होते हैं, और कैसे होते हैं? एक होती है इन क्लाउड स्कैवेंजिंग। कहीं पे अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो, क्योंकि क्लाउड सीडिंग थोड़ा न्यूज में है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप लोग हैंडल कर पाए, ठीक है। आर्टिकल उतना ही था, ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो इन क्लाउड स्कैवेंजिंग क्या होती है, जिसमें रेन ड्रॉपलेट्स है वो पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करते जाते हैं जैसे जैसे वो बनते जाते हैं, ठीक है। वो डस्ट पार्टिकल्स को अपने न्यूक्लियाई की तरह यूज कर लेते हैं। जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको अपने न्यूक्लियाई की तरह यूज करेंगे, और जैसे जैसे वो बनते जाते हैं इन पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करते जाते हैं। एक होती है बिलो क्लाउड स्कैवेंजिंग, जिसमें रेन ड्रॉप कोलाइड करते हैं पार्टिकल के साथ जब वो फॉल करते हैं, और फिर उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको वॉश आउट करते चलते जाते हैं, ठीक है। बट दोनों के लिए मॉडरेट से हैवी रेनफॉल की जरूरत होती है, और जो कि क्लाउड सीडिंग विंटर्स में तो स्पेशली प्रोड्यूस नहीं कर सकती। साथ में विंटर इन्वर्जन लेयर नॉर्थ इंडिया, ये मैंने आपको समझा दिया है, अगर आपको पढ़ना हो यहाँ से तो पढ़ सकते हो। कोल्ड एयर सेटल्स नियर द सर्फेस, वार्म एयर एक्ट्स एज लिड, जो मैं आपको समझा रही थी। वर्टिकल मिक्सिंग नहीं होती, जिसकी वजह से जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो और ज्यादा अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। एंड पॉलिसी अप्रोचेस क्या है? वेहिकुलर एमिशन कंट्रोल। देखो 40% कहाँ से आ रहे हैं पॉल्यूटेंट्स? वेहिकुलर एमिशन से, तो इसको टारगेट कर लेते हैं। ईवी ट्रांजिशन को थोड़ा फास्टर करते हैं। जो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल नॉर्म्स है उनको थोड़ा स्ट्रिक्टर कर दो। कंजेशन प्राइसिंग, स्क्रैपेज पॉलिसीज, जो पुराने व्हीकल्स हैं जो करंट नॉर्म्स के साथ सेटिस्फाई नहीं करते उनको फेज आउट करो। कंजेशन प्राइसिंग क्या होती है पता है? कंजेशन प्राइसिंग, अगर आपको किसी हैवी ट्रैफिक वाले एरिया से गुजरना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक सिटी का सेंटर पार्ट है, वहां से आपको किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे गुजरना है, तो आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, या कंजेशन प्राइसिंग उसके लिए फिक्स कर दी जाती है। मतलब कि कोई एक अगर एरिया है जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा हैवी रहता है, और अगर किसी इंडिविजुअल को वहां से गुजरना है तो उसको प्राइस पे करना पड़ेगा। तो ये एक तरीका होता है थोड़ा कम करने का कंजेशन या ट्रैफिक, जिससे जिससे जो इंडिविजुअल है जिसको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है वो नहीं जाएगा, या जिसको कोई ऑल्टरनेटिव रूट भी कोई ले सकता है। इस तरह की टेक्निक्स यूज की जा सकती हैं। साथ में इंडस्ट्रियल मेजर्स, कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्यूल स्विचिंग, जो कोल यूज कर रहे हैं उसको स्विच करके हाइड्रोजन पे आ जाना चाहिए इंडस्ट्रीज को। जोन बेस्ड रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। एग्रीकल्चर में हैप्पी सीडर्स, बायो डिकम्पोजर, स्टबल मैनेजमेंट, इन सब के लिए इंसेंटिव्स देना शुरू करो ताकि स्टबल की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। देन अर्बन प्लानिंग, जो रोड डस्ट है, डीकार्बोनाइज, ट्रांसपोर्ट को डीकार्बोनाइज करो, मेट्रो और बस सिस्टम को, यानी कि जो पब्लिक सिस्टम्स है ट्रांसपोर्ट के उनको ज्यादा एनकरेज किया जाए। तो इस तरह की लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजीज है उनको यूज करना चाहिए, रेदर देन जस्ट फॉलोइंग फॉर दीज शॉर्ट टर्म मेजर्स लाइक क्लाउड सीडिंग। अब ये एक आर्टिकल था, इकोनॉमी सेक्शन में था, अगर न्यूज़पेपर देखा हो आप लोगों ने, तो क्या हो रहा है विंटर सेशन में लाइकली है कि 2 अमेंडमेंट्स हो जाएं। देखो बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे एरियाज थे, जैसे रेलवे होता था पहले, या डिफेंस सेक्टर था, रेलवे था, और एक एटॉमिक एनर्जी वाला सेक्टर होता था जहां पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन इतनी अलाउड नहीं थी। अब धीरे धीरे सभी जो एरियाज हैं उनको थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि 2 की अमेंडमेंट्स कर दी जाए, 2 एक्ट्स में जो अभी प्रेजेंटली डील करती हैं। जैसे जो हमारा एटॉमिक एनर्जी एक्ट है, वो मेनली क्या कहता है कि प्राइवेट प्लेयर जो है वो फॉर एग्जाम्पल मशीन्स वो बना सकते हैं, बट वो ऑपरेट नहीं कर सकते। ये जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं उनको ऑपरेट नहीं कर सकते, ओनरशिप कोई प्राइवेट पार्टी नहीं हो सकती। हाँ, किसी पब्लिक सेक्टर को वो इक्विपमेंट्स वगैरह बना के सप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी जो हमारी प्रेजेंट सिनेरियो है, या जो प्रेजेंट हमारी लॉ है या लेजिस्लेशंस है, उसमें कुछ ये प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर इतना नहीं आ पा रहा था। बट अगर हम देखें तो न्यूक्लियर सेक्टर के साथ, न्यूक्लियर सेक्टर में बहुत ज्यादा रिएक्टर बनाना है तो उसके लिए खर्चा कितना आता है? 40 से 50 हजार करोड़, इतना खर्चा आ जाता है। तो अगर तो
किसका फायदा है? गवर्नमेंट का फायदा है। जो ट्रांजिशन हम लोग करना चाहते हैं न्यूक्लियर की तरफ या क्लीन एनर्जी की तरफ, जो हम ट्रांजिशन करना चाहते हैं वो पॉसिबल हो जाएगा। न्यूक्लियर को यूजुअली क्लीन एनर्जी माना जाता है, रिन्यूएबल नहीं है ये, सिर्फ क्लीन है। आई थिंक मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि रिन्यूएबल नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी रिन्यूएबल नहीं है बट क्लीन है। इसको क्यों हम इतना एंडोर्स करते हैं? बिकॉज देखो, 1 ग्राम न्यूक्लियर फ्यूल से ऑलमोस्ट 1000 किलो टन्स ऑफ कोल, मतलब जितना एनर्जी 1 ग्राम न्यूक्लियर फ्यूल करेगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू जितना कोल 1000 किलो टन्स, इतना 1000 टन्स जो कोल जनरेट करेगा उसके इक्विवेलेंट होगा। इसी की वजह से इसको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है कि रिन्यूएबल, इसको रिन्यूएबल की कैटेगरी में ही रख दिया जाता है, बट अदरवाइज ये रिन्यूएबल नहीं है। ठीक है। क्या डिस्कस कर रहे थे हम? हाँ, वी वर डिस्कसिंग अबाउट अमेंडमेंट्स जो कि प्रपोज्ड है विंटर सेशन में आनी है। तो 2 आर्टिकल्स हैं, एक है सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 और एक है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। तो ये 2 एक्ट्स हैं अभी जो प्रेजेंटली हमारे न्यूक्लियर सेक्टर को के साथ डील करते हैं, न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी सेक्टर के साथ डील करते हैं। बट अब हम चाहते हैं कि थोड़ी सी प्राइवेट पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, और जिनको कर्ब करते थे ये दोनों एक्ट्स, तो इसीलिए थोड़ी सी अमेंडमेंट्स इनमें प्रपोज होने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर विंटर सेशन में ये आएंगे, पास हो जाएंगे अमेंडमेंट्स, तो हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, बट आर्टिकल आया था तो देख लेते हैं। ऐसा यूजुअली क्यों किया जा रहा है? एक तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए, और दूसरा फॉरेन कैपिटल को ताकि अट्रैक्ट हम लोग कर सकें, इसलिए। अब अमेंडमेंट्स की जरूरत क्या है? देखो, ये 2 आर्टिकल्स हैं, इनके साथ 2 बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले तो वील डिस्कस कि एक न्यूक्लियर प्लांट है, उसमें 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है ऑपरेटर और एक होता है सप्लायर। ऑपरेटर नाम से समझ आ रहा है कि जो उस प्लांट को ऑपरेट कर रहा है, जो डे टू डे फंक्शनिंग देख रहा है उस प्लांट की। अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, डे टू डे फंक्शनिंग में क्या क्या आएगा, जैसे कि न्यूक्लियर वेस्ट को कैसे डील करना है, एम्प्लॉयज किसको करना है, कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इस तरह के जो नॉर्मल डेली फंक्शंस हैं वो हैंडल करेगा ऑपरेटर। प्लांट इस आदमी का है, इस आदमी का प्लांट है, इतना ध्यान रखना। अब है सप्लायर। सप्लायर कौन है? जिसने जो मशीनरी आप यूज कर रहे हैं वो आपको मे बी बना के दी है, या न्यूक्लियर फ्यूल आपको सप्लाई कर रहा है, इस तरह का सप्लाई बेसिकली, या जो बैकएंड पे आपको सपोर्ट दिया है, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, कूलेंट्स, मॉडरेटर्स जो भी यूज हो रहा है वो इस सप्लायर ने आपको दिए। समझ आ गया? एंड अभी जो अटॉमिक एनर्जी एक्ट की अगर हम बात करें, तो ये जो अटॉमिक एनर्जी एक्ट, इसमें कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल ऑपरेटर नहीं हो सकता। समझ आया? ऑपरेटर कौन है? जो डे टू डे फंक्शनिंग कर रहा है, जिसका न्यूक्लियर प्लांट है बेसिकली। प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं हो सकता, कोई एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होगी वो ऑपरेट करेगी। ये एक प्रॉब्लम है। ओनरशिप इनके पास नहीं हो सकती। हाँ, ये लोग सप्लायर का काम कर सकते हैं, जो मैंने सप्लायर वाला फंक्शनिंग बताया वो ये कर सकते हैं प्राइवेट ऑपरेटर्स, बट ओनरशिप नहीं हो सकती और ऑपरेट भी नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम आई अटॉमिक एनर्जी एक्ट। दूसरा ये जो है सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज। अगर कोई अनफोर्सिन इवेंट हो जाता है, कुछ भी न्यूक्लियर डैमेज होता है, लीकेज होती है, अब जो भी वेस्ट है वो भी रेडियो एक्टिव है, और अगर लीकेज होती है वो भी सब कुछ रेडियो एक्टिव है, तो किसी की तो लाइबिलिटी बनेगी। ठीक है, कोई तो जिम्मेदार होगा उस एक्ट के लिए। तो कौन जिम्मेदार होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ऑपरेटर जिसका वो प्लांट है, या जो सप्लायर जिसने मशीनरी दी है? ठीक है, तो बहुत सारी कन्वेंशंस ऐसी हैं जो ग्लोबल कन्वेंशंस, 2 मेन आती हैं, एक है पेरिस और एक है वियना। तो पेरिस कन्वेंशन और वियना कन्वेंशन दोनों ही कहती है कि जो ऑपरेटर है उसकी लाइबिलिटी होना चाहिए। अल्टीमेटली प्लांट तो उस आदमी का है, वो इंडिविजुअल ऑपरेट कर रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी बनती है। जो सप्लायर है उसका कोई फॉल्ट नहीं है। दूसरे, जो विक्टिम है उसको प्रूव करना पड़ेगा, मतलब जिस जो इंडिविजुअल है विक्टिम, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि कुछ मैकेनिज्म, जो मशीनरी है उसमें फॉल्ट था। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ गया? विक्टिम पे। ठीक है, और जब इस तरह का कोई अगर इंसिडेंट होता है तो आपको ऑब्वियसली कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। तो वो कंपनसेशन कौन देगा? ऑपरेटर देगा या सप्लायर देगा? उसमें जो ये कन्वेंशन की मैं बात कर रही थी, यहाँ पे लिखा है पेरिस कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, ये दोनों ग्लोबल कन्वेंशन है। ये कहती है कि सप्लायर की कोई लाइबिलिटी इसमें नहीं है, सप्लायर नहीं देगा, सप्लायर का कोई फॉल्ट नहीं है, सप्लायर किसी भी तरह का कंपनसेशन नहीं देगा। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, जो हमारा एक्ट है वो कहता है कि ऑपरेटर और सप्लायर
ऑपरेटर अगर चाहे तो सप्लायर को सू कर सकता है कि तुमने जो मुझे मशीनरी दी थी उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। ठीक है। तो इसकी वजह से जितने भी बाहर की कंट्रीज हैं वो हमारे यहाँ हमको सप्लाई नहीं करती। जैसे अगर मशीनरी आनी है या न्यूक्लियर फ्यूल आना है तो हमारे यहाँ नहीं वो सप्लाई करते, बिकॉज उनको डर लगता है कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो गई, हैंडलिंग मिसमैनेजमेंट हो गई तो लाइबिलिटी मुझ पे आ जाएगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। एक तो प्राइवेट प्लेयर्स अलाउड ही नहीं थे, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था। दूसरे, सप्लायर्स की जो लाइबिलिटी बनती थी उसकी वजह से फॉरेन जो इन्वेस्टर्स थे वो हमारे यहाँ नहीं आ रहे थे, या जो मशीनरी हमको सप्लाई नहीं करते थे। अब 40,000 से 50,000 करोड़ की लागत आती है या इतना चाहिए 1,000 मेगावाट के रिएक्टर को बनाने के लिए। तो जो हमारा डोमेस्टिक बजटरी सपोर्ट है वो इनसफिशिएंट था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है या फिर फॉरेन कैपिटल की जरूरत है। तो उसके लिए इन दोनों एक्ट्स में चेंजेस करने की बात हो रही है। ठीक है, बैकग्राउंड समझ आ गया। तो ये पूरा आइडिया है। और चाहिए क्यों अमेंडमेंट्स? क्योंकि डोमेस्टिक फाइनेंसिंग कैपेसिटी लिमिटेड है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे अभी तक रिस्ट्रिक्शन है बिकॉज ऑफ दिस एटॉमिक एनर्जी एक्ट। और अगर हमको स्केलेबल इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी बनानी है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स की, तो उसके लिए हम रिक्वायर्ड कैपिटल लैक करते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है, जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड्स भी बढ़ेंगी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स, तो हम वो कोल से तो पूरी नहीं कर सकते। कोल इज नॉट अ क्लीनर ऑल्टरनेटिव, राइट? तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको न्यूक्लियर, रिन्यूएबल, इन सब चीजों पे मूव करना पड़ेगा। और न्यूक्लियर जब फैसिलिटीज की बात आती है या न्यूक्लियर पावर की बात आती है तो वो काफी ज्यादा सस्टेनेबल तो होती है। उसके लिए हम न्यूक्लियर एनर्जी पे मूव करना चाहते हैं अपने डीकार्बनाइजेशन गोल्स के लिए भी। और फॉरेन फंड्स की भी हमको जरूरत थी। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो एक्चुअली में इंटरेस्ट था भी उनका कि हम करना चाहते हैं आपके यहाँ इन्वेस्ट, बट वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ आर पॉलिसीज। तो इन्हीं पॉलिसीज को अब चेंज करना है और देखते हैं कितना चेंज होती है, बट होपफुली आइडिया क्लियर हो गया। तो ये क्या है? लेट्स टॉक अबाउट द सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। तो क्रिएटेड अ लाइबिलिटी मैकेनिज्म टू कंपनसेट विक्टिम्स ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट। यानी कि लाइबिलिटी किसकी बन जाती है? ऑपरेटर की। सॉरी, ऑपरेटर की तो है ही है, साथ में वो सप्लायर को भी ये जो रिकोर्स की फैसिलिटी ये एक्ट देता है। मतलब ये सप्लायर का गला जाके पकड़ सकते हैं कि तुमने हमको मशीनरी गलत दी थी, चाहे हो सकता है कि ऑपरेट करने में कुछ मिसमैनेजमेंट हुई हो, बट सप्लायर की फिर लाइबिलिटी बन जाएगी और इसकी वजह से सप्लाई हमको नहीं आ रही थी। और रिक्वायर्ड सप्लायर्स टू एक्सेप्ट लाइबिलिटी विच फॉरेन वेंडर्स सी एज इम्पेडिमेंट। तो इस वजह से फॉरेन वेंडर्स हमको सप्लाई नहीं करते थे, और इसी वजह से चेंजेस हो रहे हैं। तो रिविजिट करने के लिए इस लाइबिलिटी प्रोविजंस को, ताकि जो फॉरेन सप्लायर्स हैं वो हमारे यहाँ पार्टिसिपेट कर सके और जो हम एक न्यूक्लियर पुश चाह रहे हैं अपनी इकोनॉमी में वो आ सके। और एटॉमिक एनर्जी एक्ट में क्या क्या आएगा? जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको अलाउ कर दिया जाएगा कि आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं विद एनपीसीआईएल विच इज अ पीएसयू अगेन। पीएस इनके साथ मिलके आप सेटअप कर सकते हैं। साथ में प्राइवेट कंपनीज माइनॉरिटी इक्विटी होल्ड कर सकती है, मतलब आप 49% आपकी इक्विटी हो सकती है, बाकी तो फिर एनपीसीआईएल और जो ये इस तरह के ऑपरेटर्स हैं उन्हीं की होगी, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। साथ में फॉरेन कंपनीज इक्विटी ला सकती हैं, इन्वेस्ट कर सकती हैं इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी में। और इससे क्या होगा? पार्शियली ओपन अप हो जाएगा सेक्टर, जो कि अभी तक सबसे ज्यादा क्लोज्ड था। अदरवाइज रेलवे, डिफेंस, इन सब में हम किसी तरह की लिबरलाइजेशन कर ही चुके हैं। और स्ट्रेटेजिक पुश में क्या है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स है उसके लिए कार्बन एमिशंस, रिन्यूएबल एनर्जी वेरिएबिलिटी। रिन्यूएबल एनर्जी के साथ प्रॉब्लम क्या है? ये वेरिएबिलिटी का इशू आता है, कभी सोलर एनर्जी नहीं है, विंड एनर्जी के साथ प्रॉब्लम है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऑल्दो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग होती है, बट फिर प्रॉब्लम क्या आती है? लैंड एक्विजिशन, वहां के लोगों को रिहैबिलिटेट करना, इस तरह की प्रॉब्लम्स। और साथ में जो इस तरह के एरियाज होते हैं वो सीस्मिकली भी एक्टिव होते हैं, तो लैंड एक्विजिशन की दिक्कतें आती हैं। और इसी वजह से न्यूक्लियर एक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाता है। जो लार्ज रिएक्टर्स होते हैं जैसे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स या लाइट वाटर रिएक्टर्स, ये स्टेडी बेस पावर ऑफर करते हैं। साथ में वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस, या जो हम काफी ज्यादा काम कर रहे हैं टुवर्ड्स स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, मॉड्यूलर रिएक्टर्स आप मॉड्यूलर किचन की तरह समझ सकते हैं कि फैक्ट्रीज में ये पार्ट्स में बनाए जाएंगे, इक्विपमेंट्स बनाए जाएंगे, एंड देन अल्टीमेटली जहां पे ये प्लांट सेटअप करना है वहां पे इनको इक्विप कर लिया जाएगा, इनको साथ में आके जोड़ दिया जाएगा, जस्ट लाइक योर मॉड्यूलर किचन। तो उसकी वजह से थोड़ा कॉस्ट कम आ जाती है। ठीक है।
कॉस्ट थोड़ा कम आ जाती है, जिसकी वजह से ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। बट कमर्शियली अगर हम देखें तो कमर्शियली कहीं पर भी अभी ये नहीं चल रहे हैं। चाइना की कुछ न्यूज कुछ दिन पहले हमने देखी थी कि चाइना इन पे काम कर रहा है, बट कमर्शियली अब ये काम करेंगे या नहीं करेंगे ये किसी को नहीं पता। ठीक है। बट मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन, लो कॉस्ट, इसकी वजह से थोड़े अट्रैक्टिव ये हो जाते हैं और इंडिया इन पे काफी काम कर रहा है। ठीक है। देन कमर्शियल कंटेक्स्ट में हम देखें तो जो हमारी इंडो यूएस न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन है, सिविल न्यूक्लियर डील जो हमने की थी 2007 में, उसमें क्या था कि हमने एनपीटी साइन नहीं करी है और हम एनएसजी के मेंबर भी नहीं है, बट स्टिल हमको न्यूक्लियर फ्यूल या न्यूक्लियर सप्लाईज आ जाती थी बाकी कंट्रीज से। हमको एक वेवर सॉर्ट ऑफ मिला हुआ था, बट उस वेवर का हम असलियत में यूज नहीं कर पा रहे थे या फायदा नहीं उठा पा रहे थे, बिकॉज हमारी खुद की डोमेस्टिक पॉलिसीज ऐसी थी। हम सप्लायर्स पे लाइबिलिटी डाल रहे थे, जिसकी वजह से फॉरेन वेंडर्स हमको सप्लाई ही नहीं कर रहे थे। राइट। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी, जो हर्डल्स थी, हम सॉल्व करना चाहते हैं। करंट स्टेटस ऑफ इंडिया में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 7.5 गीगावाट। टारगेट है कि हम 22 से 25 गीगावाट करना चाहते हैं बाय 2035। ये कुछ रिएक्टर्स है, न्यू रिएक्टर्स हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, गोरखपुर में है, कुर्नाकुलम में है, और ज्यादातर कौन से हैं, इंडिजीनियस प्रेशराइज्ड हेवी वाटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और हम अपना एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं बेस लाइट वाटर रिएक्टर्स पे, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स होते हैं उन पे। ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि चैलेंजेस क्या क्या थी। सेक्शन 17B क्या कहता था कि आप सप्लायर्स को भी सू कर सकते हैं, जिसकी वजह से फॉरेन सप्लायर्स रिलक्टेंट थे। और थोड़ा कुछ इंश्योरेंस पूल भी हमारे यहाँ नहीं है, इंश्योरेंस मार्केट नहीं है। अगर किसी ने रिएक्टर लगाया भी है तो इंश्योरेंस उन्होंने इतनी नहीं ली है, या जितने भी, देखो छोटे से छोटे बिजनेस का एग्जाम्पल ले लो। अगर कोई बिजनेस हमारे यहाँ इस इंश्योरेंस का इतना ज्यादा एटमॉस्फेयर नहीं है, अगर किसी ने कोई दुकान भी खोली है तो कायदे से उसको क्या करना चाहिए, इंश्योरेंस ले लेनी चाहिए कि अगर कोई आग लगती है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो एटलीस्ट यू हैव इंश्योरेंस। बट हमारे यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ मामला है, तो फॉरेन जो सप्लायर्स हैं वो थोड़ा सा रिलक्टेंट फील करते हैं कि सब कुछ हम पे आ जाएगा। और ये जो कन्वेंशंस है ये क्या करती हैं, ये कुछ ऑपरेटर्स के लिए भी ये कुछ ही हिस्सा है जो लाइबिलिटी उन पे आती है। जैसे कि अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ और मान लो 50,000 करोड़ की लाइबिलिटी आ गई है, या 50,000 करोड़ कम बोल रही हूँ, 50,000 करोड़ बहुत कम है, मान के चलो, तो उसमें से कुछ कैप लगा लिया जाएगा कि आपको ना मान के चलो कि 10 करोड़ है आपको देना है, या ठीक है, बाकी क्या है गवर्नमेंट हैंडल करेगी। तो इस तरह का ये कन्वेंशन इस तरह की बातें करती है, और बाकी गवर्नमेंट्स भी या जो बाकी कंट्रीज हैं वो इस मॉडल पे वर्क करती है। पर जो हमारा अपना था ये CLNDA, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी जो अब हम ठीक करना चाहते हैं। ये इंटरनेशनल कंपैरिजन है, प्रिंस एंडरसन एक्ट है वहां पे, जैसे हमारे यहाँ CLNDA है वैसे उनके यहाँ प्रिंस एंडरसन एक्ट है। और ये जो कन्वेंशन है याद रखना, पेरिस कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, इंडिया दोनों का ही सिग्नेटरी नहीं है। ठीक है। हम नॉन कन्वेंशन बेस्ड है हमारा जो एक्ट है, इसी की वजह से यूनिक भी हो जाता है। ठीक है। तो समझ आया पूरा। अब यूरिया वाले आर्टिकल पे आते हैं। ठीक है। लास्ट आर्टिकल है हमारा लूमिंग स्कार सिटी ऑफ यूरिया। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा बस ऊपर ऊपर से देखते हैं कि क्या है ये। कहानी इसमें इतनी सी दी गई है कि यूरिया की जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और क्यों बढ़ी है, याद करो क्या पढ़ाया था, क्योंकि देर इज दिस प्राइस सीलिंग, स्टेचूटरी सीलिंग इन केस ऑफ यूरिया। यूरिया क्यों यूज कर रहे हैं फार्मर्स, क्योंकि सस्ता मिलता है। सस्ता मिलने के कारण इजीली एक्सेसिबल है, मिल जाता है। और उसकी वजह से जो हमारी सॉइल की रेशो है वो भी गड़बड़ाई हुई है, जो कि 4:2:1 होनी चाहिए। NPK वो कितनी है, 10:4:1। और ये 10 क्यों है, क्योंकि यूरिया यूरिया मस्त तरीके से यूज होता है। तो देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो हमारे यहाँ एक यूरिया डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस अभी के टाइम पे चल रहा है, ऑलमोस्ट 40 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा 2024-2025। ठीक है। और इसकी वजह से जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, MRP नेशनलाइजेशन, डिमांड मैनेजमेंट, राशनिंग, इन सब की तरफ थोड़ा मूव करने के लिए वो मजबूर है एक्चुअली। और कंजम्पशन, ये एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है, यूरिया कंजम्पशन नियरली डबल्ड। देखो इसमें फैक्ट्स हैं, थोड़ा सा जब PPT आपके पास आएगी या जब PDF आपके पास आएगी तो इसको देख लेना। ठीक है। बाकी आइडिया वही है कि
यूरिया की कंजम्पशन बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? बिकॉज सस्ता मिलता है। ठीक है, नियरली डबल्ड 14.1 मीट्रिक टन से 28.1 मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी है। कुछ 2013-17 में डिक्लाइन आया था, तो अगर ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन आता है कि कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, तो वो नहीं है। 2013 से 2017 में डिक्लाइन आया था, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ नीम कोटिंग और बेटर न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी। कुछ स्कीम्स भी चलाई गई थी, सॉइल हेल्थ कार्ड और इस तरह की, ताकि न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी को थोड़ा बेटर करे, सॉइल को जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत है वही दे। राइट, वी नो कि मैक्रो और माइक्रो दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल को चाहिए होते हैं। मैक्रो में क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी दो आते हैं। प्राइमरी में होते हैं एनपीके, सेकेंडरी में होते हैं सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन से आते हैं, जैसे आयरन है, जिंक है, कॉपर है, बोरोन है। तो सॉइल को जिस चीज की जरूरत है वही न्यूट्रिएंट उसको दिया जाए, ये जरूरी होता है। राइट, बट कंजम्पशन बढ़ क्यों रही है? क्योंकि यूरिया इज हाईली सब्सिडाइज्ड। यूरिया कितना मिल रहा है? 266 पर 45 केजी बैग, मतलब 5.9 पर केजी, इतना सस्ता मिल रहा है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंजम्पशन है। अदरवाइज यूरिया के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई अभी चल रहे हैं। अ, जब से रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी, उनके कारण सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ था, तब यूरिया की डिमांड बहुत ज्यादा होती है हमारे यहाँ। दूसरे चाइना वाला एंगल है, चाइना हम पे साइलेंट ब्लॉकेट लगा के रखता है, हमको फर्टिलाइजर्स नहीं देता। इसकी वजह से थोड़ा सा डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस है, इन अनसर्टेनिटीज की वजह से। और साथ में प्रॉब्लम ये है कि हाईली सब्सिडाइज्ड है, बहुत ज्यादा चीप है। जो बाकी फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे डाई अमोनियम फॉस्फेट है, ये म्यूरिएट ऑफ पोटेश है, और एनपीके फर्टिलाइजर्स है, ये किस पे काम करते हैं? न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। देखो यूरिया का क्या है ना, एक इंडिविजुअल है, शॉपकीपर या मैन्युफैक्चरर, उसने यूरिया का एक बैग बनाया। अब ये बैग का हो सकता है उसने 1000 रुपए में बनाया, बट उसको बेचना इतने ही प्राइस पे है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है, 266 रुपीज। ठीक है, इतने ही में ही उसको बैग बेचना है। तो जो बाकी का पैसा है वो उसको गवर्नमेंट देगी। बट जो बाकी फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे डायमोनियम फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटैश, ये आते हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के अंडर। मतलब कि इनमें न्यूट्रिएंट देखा जाता है कि कितनी क्वांटिटी में है। मतलब कि जैसे म्यूरेट ऑफ पोटैश की अगर हम बात करें तो इसमें 60% पोटेशियम होता है। तो इसमें कितना पोटेशियम है, उस हिसाब से, पोटेशियम के हिसाब से गवर्नमेंट पे करेगी या सब्सिडी देगी। ठीक है, यूरिया की तरह नहीं है कि प्राइस सीलिंग है, इतने में ही बेचना पड़ेगा। ये कारण है कि थोड़ा झुकाव झुकाव जो एग्रीकल्चरिस्ट है, या जो नॉट एग्रीकल्चरिस्ट, जो फार्मर्स हैं, उनका झुकाव थोड़ा यूरिया की तरफ ज्यादा रहता है। देन सप्लाई प्रॉब्लम में है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारी इतनी ज्यादा नहीं है, हम 25.4 इतनी ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, और कंजम्पशन है 38.7। इम्पोर्ट की जरूरत पड़ती है। अब इम्पोर्ट में प्रॉब्लम क्या आती है? चाइना, सप्लाई चेन। ठीक है, सप्लाई चेन चाइना, अगर हम जॉर्डन और इन कंट्रीज से भी इंपोर्ट करना चाहें, तो फिर बीच में हाउदी रेबल्स, इस तरह की रेड सी क्राइसिस है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाता है, तो यूरिया हमारे तक आते आते बहुत महंगा हो चुका होता है, बट हमको देना तो सब्सिडी पे ही पड़ता है। ठीक है, इंपोर्ट्स रिक्वायर्ड है। अभी हमने कमीशन कर लिए हैं कुछ नए प्लांट्स, ये है वो, बट क्या है कि इससे हमारा आउटपुट इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। और आउटपुट क्यों नहीं बढ़ा है? बिकॉज ये जो प्लांट्स है, ये ऑल क्लोज टू 100% कैपेसिटी पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। कोई एक्सपेंशन का रूम ही नहीं छोड़ा है हमने, ये ऑलरेडी अपनी 100% कैपेसिटी पे है, कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। और इसके कारण हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वो बढ़ रही है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट होता है, और जैसे रुपी भी डिप्रिशिएट कर रहा है, और ग्लोबल मार्केट्स भी वॉलेटाइल है, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए ज्यादा बढ़ जाती है। डिमांड एक्सेसिव क्यों है? प्राइस डिस्टॉर्शन। यूरिया इज 1/5 द प्राइस ऑफ डीएपी और एनपीके। ये बहुत महंगे हैं और यूरिया सस्ता है। ओवर एप्लीकेशन, यूनिवर्सल फर्टिलाइजर की तरह कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी सॉइल को जरूरत है बोरोन की, लेकिन तुम दोगे यूरिया। कुछ भी जरूरत हो, दिया क्या जाएगा? यूरिया। ठीक है, अवेयरनेस कम है, पता नहीं है कि बैलेंस फर्टिलाइजेशन करना चाहिए, यूट्रोफिकेशन होता है, एनवायरमेंट, सॉइल, कुछ नहीं है, बस यूनिवर्सल फर्टिलाइजर की तरह यूज कर रहे हैं। और अवेलेबिलिटी तो गारंटीड है, क्योंकि अ, देखो, फार्मर्स को मिल जाता है तो वो क्या करते हैं? स्टॉक करके रख लेते हैं। और हेविली सब्सिडाइज भी है, वो स्टॉक करके रख लेते हैं, और सरकार को क्योंकि स्टेचूटरी लिमिट है तो उनको प्रोवाइड भी करना पड़ता है।
अब पॉलिसी रिस्पॉन्सेज क्या है, क्या किया जा सकता है? एक तो रैशनलाइज करो यूरिया के एमआरपी, थोड़ा मॉडेस्ट इंक्रीज अगर किया जाए तो जो वेस्टफुल यूज है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। थोड़ा भी अगर बढ़ा दिया जाए, इतना सस्ता मत दो, 266 मत दो, थोड़ा बढ़ा दो, 500 तक कर दो, या कुछ भी थोड़ा सा भी अगर चेंजेस आते हैं तो थोड़ा सा जो वेस्टफुल यूज है वो कम हो जाएगा। देन कैप सब्सिडी फॉर फार्मर, देखो कि इस फार्मर का लैंड साइज कितना है, ठीक है, इस एक फार्मर को इतना ही एक बैग मिलेगा या इतने बैग्स इशू हो सकते हैं, इस तरह की सब्सिडी पे कैप लगा दिया जाए या रैशनिंग कर दी जाए। रैशनिंग इन द टर्म्स ऑफ लैंड साइज, कि लैंड साइज इतना है, क्रॉप रिक्वायरमेंट इतनी ही थी, तुमको इतने ही यूरिया की जरूरत लगेगी, तुमको इतना ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में हम दे देंगे। या फिर ऑल्टरनेटिव्स को प्रमोट किया जाए, जैसे नैनो यूरिया, यूरिया ब्रिकेट्स, फर्टिगेशन, ड्रिप इरिगेशन या न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। कुछ समय पहले, या आपने एडिटोरियल्स में भी देखा होगा, इस तरह के आर्टिकल्स आते हैं कि क्या यूरिया को भी एनबीएस के अंडर ले आना चाहिए, उससे क्या होगा, राइट? इस तरह के आर्टिकल्स आते हैं, बट यूरिया अभी इस पे स्टैट्यूटरी लिमिट है, एनबीएस के अंडर नहीं है। देन एडिशनल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन में, इंडिया का जो फर्टिलाइजर सब्सिडी स्ट्रक्चर है वो है यूरिया न्यू प्राइस स्कीम से गवर्न होता है, और जो ये पीएन की पोटेशियम एंड फोस्फोरस और पोटेशियम, ये अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, वैसे होपफुली आपको पता ही होगा, उसकी वजह से प्राइस डीकंट्रोल्ड है, यूरिया का प्राइस कंट्रोल्ड है, गवर्नमेंट फिक्स करती है। इस पे गवर्नमेंट पर न्यूट्रिएंट के हिसाब से सब्सिडी फिक्स करती है, तो प्राइस लार्जली डीकंट्रोल्ड रहता है। और इम्प्लीकेशन क्या है? ओवर यूज होता है, पीएन के आर मार्केट लिंक्ड, कॉस्टलियर हो जाते हैं, जिससे अल्टीमेटली अंडर यूज रहता है। और न्यूट्रिएंट बैलेंस इम्बैलेंस भी इसकी वजह से होता है, जो एनपीके की रेशियो 4:2:1 होनी चाहिए, वो 10:4:1 है। और इन्वायरमेंटल एंड एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट्स में देखें तो ओवर यूज से क्या होता है? सॉइल डिग्रेडेशन, लॉस ऑफ माइक्रो फ्लोरा, वाटर यूट्रोफिकेशन, ग्रीन हाउस emissions like M2O, decline in crop response to fertilizers and lower fertilizer use efficiency 30 to 35% for nitrogen। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है विद द ओवर यूज ऑफ यूरिया। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो इन्होंने यूज किए हैं। नीम कोटेड यूरिया में क्या होता है कि एक तो जो पेस्ट वगैरह है उससे भी निजात मिल जाती थी, और जो यूरिया का डाइवर्जन हो रहा था यूज के इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए या अडल्ट्रेंट की तरह, जहां पे भी यूरिया को एग्रीकल्चर के लिए सब्सिडी दी जाती थी, इंडस्ट्रियल यूज के लिए नहीं दी जाती थी, तो क्योंकि डाइवर्जन हो रहा था तो उसके लिए क्या किया, नीम से कोट कर दिया। अब नीम कोटेड तो इंडस्ट्रीज तो यूज नहीं कर सकते, या अडल्ट्रेंट की तरह वो यूज नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा इम्बैलेंस को कर्व करने के लिए नीम कोटेड यूरिया 2015 में शुरू किया गया था। देन नैनो यूरिया में एक बॉटल ऑलमोस्ट 45 केजी कन्वेंशनल यूरिया के इक्विवेलेंट होगी, ऐसा क्लेम किया जाता है। देन सॉइल हेल्थ कार्ड्स, इसमें क्या था कि आपके सॉइल को किस न्यूट्रिएंट की जरूरत है वो चेक करवाओ, आपको सॉइल हेल्थ कार्ड मिलेगा, एंड देन उस हिसाब से बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन करो। पीएम प्रणाम, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करने के लिए स्टेट्स को इंसेंटिव दिए गए थे। देन वन नेशन वन फर्टिलाइजर, जिसमें मार्केटेड अंडर द भारत ब्रांड टू कर्ब डीलर मैनिपुलेशन। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो गवर्नमेंट ने लिए थे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। सेशन को प्लीज लाइक कर देना। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? ऑल राइट, थैंक यू सो मच।